ये प्रारंभिक लोग कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली जीवनदायिनी एक नदी है। ये लोग जो प्रारंभिक लोग थे कुशल संग्राहक थे, अर्थात जंगल से जड़ों, फलों, औषधियों आदि का संग्रह करते थे। ये जानवरों का शिकार यानी आखेट भी किया करते थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, उसकी सीमा पर सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ स्थित हैं के आसपास लगभग 8000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया। इन लोगों ने फसलें उगाने के साथ साथ भेड़, बकरी, गाय और बैल आदि को पालतू बनाया। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित गारो पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत अर्थात आज का जो मध्य प्रदेश है उसमें स्थित विंध्याचल पर्वतों के आसपास सबसे पहले मनुष्य ने चावल की खेती प्रारंभ की। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगरों का विकास हुआ। ठीक उसी तरह 2500 वर्ष पूर्व गंगा व उसकी सहायक नदियों के आसपास भी नगरों का विकास हुआ। सोन नदी ये क्या है? गंगा की एक सहायक नदी है जो कि गंगा के दक्षिण दिशा में बहती है। गंगा नदी व उसकी सहायक सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध जनपद के नाम से जाना जाता है, यानी मगध साम्राज्य यहाँ पर था। तो वो सोन नदी और गंगा नदी का क्षेत्र था। यह स्थान आज के बिहार में स्थित है, यानी आज जो बिहार है वहाँ पर यह स्थान स्थित है, मगध जनपद। अब उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका और म्यांमार आते हैं। म्यांमार यानी बर्मा का ही दूसरा नाम म्यांमार है। तो ये सारे देश दक्षिण एशिया में आते हैं और इस पूरे हिस्से को मिलाकर उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया जाता है अंग्रेजी में। तो इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरान और यूनान से जो लोग भारत आए उन्होंने इस क्षेत्र में सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कह के पुकारा, यानी सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस नाम दिया। इस नदी के पूर्व में जो स्थित हुई थी उसको उन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का जो प्रयोग भारत के लिए होता है, दरअसल में वो दक्षिण एशिया यानी जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका और म्यांमार आदि आते हैं देश। तो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए भारत शब्द का उपयोग किया जाता था। भारत नामक समूह अथवा कबीले का जो उल्लेख है वो 3500 वर्ष पूर्व के ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो वेद है उसमें भी मिलता है। बाद में यही जो भरत शब्द है वो भारत में तब्दील हो गया, यानी परिवर्तित हो गया, यानी भरत कबीले के नाम से ही भारत नाम मिला। पांडुलिपि हाथ से लिखी गई ऐसी पुस्तक होती है जिसके पन्ने ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पेड़ की छाल से तैयार होते थे। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। यह मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेनू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ,
तो इसीलिए तो कहा जाता है पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखी गई पुस्तक होती है जो ताड़पत्र अथवा भुर्ज पेड़ की छाल से पे लिखी जाती है। पांडुलिपियों को तैयार करने के बाद मंदिरों अथवा विहारों में रखा जाता था। विहार शब्द है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांडुलिपियों पर धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन और उनके बर्ताव एवं उनके जो कार्य हैं, वो औषधियों के क्या क्या उपयोग होते हैं तथा विज्ञान आदि के विषयों की चर्चा लिखी जाती थी। उस समय आम लोग अथवा जो सामान्य जन थे, जब मगध जनपद की बात हो रही है ना, तब की, तो सामान्य जन बोलचाल के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा दरअसल में जैन ग्रंथों की भाषा है वर्तमान में, जबकि लेखन हेतु प्राकृत भाषा के साथ साथ यानी बोलने के लिए प्राकृत भाषा ही करते थे, जबकि जब लिखना होता था तो लिखने के लिए पांडुलिपियों में प्राकृत भाषा तो उपयोग करते ही थे, साथ में संस्कृत और तमिल भाषा का उपयोग भी वो लोग किया करते थे। अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जिन्हें कठोर सतह पर, अब वो सतह धातु की हो सकती है या पत्थर की हो सकती है, पर खुदाई करके लिखा गया हो। जैसे बर्तन वाले के पास जाते हैं, नया बर्तन लेते हैं तो मशीन से उस बर्तन पर अपना नाम लिख देता है, तो वो खुदाई करके लिखा जाता है ना, तो अभिलेख हो गया। अभिलेख राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे। इन अभिलेखों में किसी राज्य पर विजय प्राप्त करना, कोई विशेष कार्य यदि राजा के द्वारा कराया गया हो, या कोई निर्माण कार्य राजा ने करवाया हो, अथवा कोई आदेश उसने पारित किया है जो विशेष है, या कोई धर्म संहिता है, तो उसको खुदवा कर लिखवा देते थे। अफ़गानिस्तान में एक जगह है कंधार, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो 2250 वर्ष पुराना है, जो कि यूनानी व अरामेक जैसी 2 लिपियों और 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। अतीत में यानी जो बीत गया समय है ना, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। अतीत में बनते क्या थे, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, मूर्तियाँ, मंदिर और अन्य स्थापत्य संबंधित निर्माण कार्य होते ही थे, क्योंकि लोग तो थे ही। अब बात करते हैं बीसी। बीसी का अर्थ अंग्रेजी में होता है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसे कहा जाता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात। इसी प्रकार एक शब्द होता है एडी, जिसका हम यूज लिया जाता है इतिहास में। एडी का अंग्रेजी में अनुवाद होता है एनो डोमिनी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और इसे लिखते हैं ईस्वी, यानी ईस्वी सन इसे वो लिखा जाता है। ठीक है ना। आजकल बीसी के स्थान पर BCE अर्थात बिफोर कॉमन एरा भी लिखा जाता है, और एडी के स्थान पर लिख देते हैं CE यानी कॉमन एरा। कभी कभी BC यानी बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर BP यानी बिफोर प्रेजेंट भी लिखा जाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बिफोर प्रेजेंट भी लिखते हैं। नोट के लिए देखेंगे हम कि मिस्र देश के उत्तरी तट पर एक रोसेट्टा नामक एक कस्बा है, यहाँ पर मिस्र में, जहाँ से एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर 3 भाषाओं और 3 लिपियों में खुदाई करके एक लेख लिखा गया है। इसके अलावा जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में एक विशेष स्थान पर राजा और रानी के नाम भी अंकित पहले हुआ करते थे। तो जिस स्थान एक पूरा अभिलेख है, जैसा चित्र में दिखा रखा है ना, अभिलेख तो पूरा है जो रेड कलर से घिरा हुआ है। उसके अलावा एक बीच में छोटा एक और चौकोर प्रकार का है ना, रेक्टेंगल आकृति बनी हुई है, तो इसमें राजा रानी का नाम लिखा होता था, इसको कारतूस बोला जाता था। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे।